Hello friends and students, welcome to my channel. I am your Anita ma'am. Today we will learn more about arid soil. Okay, what is arid soil? Mostly the arid soil is red and brown in color and sandy in texture by nature. It is saline owing to the presence of dry climates and high temperature. Evaporation occurs at the faster rate. First of all, what is the color of this soil? The color of this soil is red and brown. एंड सैंडी इन टेक्सचर. इसकी जो बनावट है वो ज़्यादातर रेतीला टाइप की होती है. रेत की जो मिट्टी होती है उसी तरह होती है. तो ये बाय नेचर ही है एंड इट इज़ अ सेलाइन ओइल. इसमें बहुत सॉल्ट की मात्रा बहुत ज़्यादा रहती है. प्रेजेंस ऑफ ड्राई क्लाइमेट, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादातर सूखा रहता है. बिकॉज ऑफ वहाँ हाई टेम्परेचर रहता है. इवेपोरेशन बहुत जल्दी होता है. वेपर जल्दी हो जाता है, तैयार हो जाता है. ऑकर्स एट फास्टर बिकॉज और एक बात भी कि वहाँ वर्षा की बहुत कमी होती है. This soil lack humus and moisture. Lack humus में previous मैंने पढ़ाए थे. What is humus? The organic matters decomposed and humus is ready. और moisture भी बहुत कम, आर्द्रता भी बहुत कम रहती. इसी कारण यहाँ की जो मिट्टी की बनावट ज़्यादातर सैंडी होती है, मतलब रेतीला, बालू जिसको कहते हैं. Due to high calcium content, the bottom horizon of the soil is occupied by कंकर. इसके जो ऊपर के जो हॉराइजन, ऊपर जो बहुत ही कैल्शियम कंटेंट रहती है मिट्टी, इसीलिए इसके जो ऊपर का भाग वो ज़्यादातर कंकर से बना रहता है. कंकर रहता है मतलब मिट्टी की मात्रा बहुत ही कम होती है. विच डिस्ट्रिक्ट कीप इन कंट्रोल द इनफिल्ट्रेशन द प्रोसेस बाय वाटर ऑन ग्राउंड सरफेस एंटर द सॉइल. क्या होता है कि वो पानी जल्दी से नीचे बह निकलती है. पानी सोख करने की क्षमता इन तरह की मिट्टियों में नहीं होती है, बिकॉज ज़्यादातर रेत रहता है इसमें और कंकर की अधिकता के कारण. ठीक है. अच्छा, ओके. ड्यू टू ड्राई क्लाइमेट एंड एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन इट ऑल्सो कंटेन अ वेरी लो परसेंटेज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर्स. ये ज़्यादातर ये मिट्टी उन स्थानों पे रहती है, उन एरियाओं में रहती है जहाँ क्लाइमेट बहुत ही ड्राई होता है. और एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन, बहुत अदर वेजिटेशन मतलब कि ज़्यादा जो सब्जियां हों या कोई भी ग्रीनीज जो पेड़ पौधों की बहुत कमी रहती है वहाँ. वेजिटेशन मीन्स द एब्सेंस ऑफ वेजिटेशन मीन्स जहाँ पेड़ पौधों की कमी बहुत कम होती है. ड्राई क्लाइमेट होता है, मॉइस्चर कम रहता है. इसी कारण यहाँ क्या होता है, ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर्स की परसेंटेज की भी कमी होती है. अच्छा, एज देयर इज नो रेनफॉल टू वॉश द सॉल्युबल सॉल्ट. और एक बात है कि यहाँ इतनी कम वर्षा होती है, इसीलिए क्या होता है कि मिट्टी से जो सॉल्युबल सॉल्ट जो होता है वो धो नहीं पाता है. इसी कारण यहाँ वेजिटेशन की संख्या भी बहुत कम होती है. वेजिटेशन भी कम पाई जाती है. ओके, तो व्हाट टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन इन दिस सॉइल. दीज सॉइल आर वेरी इनफर्टाइल. पहले ही कहा कि जेहेतु वहाँ बहुत ज़्यादा वेजिटेशन की कमी होती है, ड्राई क्लाइमेट होता है, रेनफॉल बहुत कम होता है, पानी की भी कमी होती है. इसी कारण वहाँ की ज़मीन ज़्यादातर इनफर्टाइल होती है, उर्वरता कम होती है. ठीक है. बट विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर एंड इरीगेशन द ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सॉल्ट टू लिटरेट ड्राई क्रॉप्स. अगर वहाँ की मिट्टी वैसी अनउर्वर होती है, उर्वरता बहुत कम होती है, मगर अच्छी फर्टिलाइज़र, अच्छी खाद वगैरह या इरिगेशन यानी सिंचाई की साधन अगर अच्छी हो तो वहाँ भी कुछ वहाँ की सूखा प्रदेशों को मिटाकर हम वहाँ वेजिटेशन या पेड़ पौधे या फिर कल्टीवेशन कर सकते हैं. तो किस टाइप की क्रॉप्स हम वहाँ ग्रो कर सकते हैं. यहाँ लिखा है, देखो, जो बट विथ प्रॉपर फर्टिलाइजर, इरिगेशन एंड ड्रॉट रेजिस्टेंट एंड सॉल्ट टॉलरेंट. अगर हम उस नमी, सॉल्ट की मात्रा को कम कर सके, अगर वहाँ अच्छी खाद यूज़ कर सके, फर्टिलाइज़र यूज़ कर सके, अगर सिंचाई के साधन मतलब कि इरिगेशन अगर अच्छा हो तो और सूखा फैले मतलब कि रेनफॉल मतलब पानी की सिंचाई अगर हम ठीक से कर सके तो वहाँ हम कुछ क्रॉप्स उगा सकते हैं जो और उगाते भी हैं, जैसे सच एज बार्ली, कॉटन, वीट, मिलेट, मेज, पल्सेस एक्सेट्रा. तो ये सब हम अगर यहाँ फर्टिलाइजर और इरिगेशन की सब व्यवस्था ठीक ठाक की जाए तो ये इन टाइप्स ऑफ क्रॉप हम वहाँ उगा सकते हैं. ठीक है. अच्छा, तो विच स्टेट दिस टाइप ऑफ सॉइल वी फाउंड इन इंडिया. सो इन इंडिया द एरिड सॉइल इज मेनली फाउंड इन द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न राजस्थान, हरियाणा, पंजाब एंड एक्सटेंड अप टू द रन ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात. ओके, तो हमें कहाँ एरिड सॉइल मिलता है? ज़्यादातर मिलता है वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, एक्सटेंड अप टू द रन ऑफ कच्छ, दैट इज इन गुजरात. दे आर वन ऑफ द मोस्ट प्रिवेलेंट ऑर्डर इन द वर्ल्ड. इस टाइप की मिट्टी हमारे विश्व में, पूरे विश्व में भी वाइडली स्प्रेड है.
मतलब ये ज़्यादातर ही में ये जो बंजर भूमि जिसको कहते हैं या फिर सैंडी ऑयल जिसको कहते हैं, जहाँ की बालू की मात्रा मतलब रेत की मात्रा अधिक होती है, तो एरिड सॉइल की मात्रा हमारे विश्व भर में बहुत ही ज़्यादा है। ज़्यादातर एरिया में ही एरिड सॉइल पाए जाते हैं। ठीक है, ओके। नाउ forest soil. What is forest soil? Forest soil. Where soil formation has been influenced by forest vegetations are generally characterized by deeply rooted trees, significant zero horizon. Okay. फॉरेस्ट सॉइल हम किसे कहते हैं, जो कि ज़्यादातर फॉरेस्ट इलाका मतलब कि ज़्यादातर वन इलाकों में होता है। वन इलाकों में जो निचली जो ज़मीन होती है मतलब कि नीचे की ज़मीन होती है, उन ज़मीनों को हम फॉरेस्ट सॉइल कहते हैं। वहीं ये मिट्टियाँ पाई जाती हैं। और इसमें ज़्यादातर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है कि इसमें ज़्यादातर हम लोगों को बहुत बड़े बड़े पेड़ मिलते हैं जिसके रूट पूरा मट्टी तक धंसे रहते हैं, और रूट मट्टी तक धंसने के कारण वो क्या करते हैं, सॉइल इरोशन को भी बचाते हैं, मतलब कि मट्टी के कटाव को भी उन लोग बचाते हैं, मट्टी को कटने नहीं देते हैं। तो वहाँ बड़ी बड़ी पेड़ें होती हैं और जहाँ जीरो होराइजन की मिट्टी हमको मिलती है। ये मिट्टी जिसको हम लोग कहते हैं, ये हम लोगों को ज़्यादातर वी फाउंड दैट इन फॉरेस्ट सॉइल। ओके, अच्छा। और इसका जो सिग्निफिकेंट जीरो होराइजन क्या होता है, रिसाइकलिंग और ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट्स इंक्लूडिंग वुड। तो इसमें जो जीरो होराइजन में जो मिट्टी जो हमको फर्स्ट मिलती है उसमें ज़्यादातर क्या होती है, वुड होते हैं, मतलब कि पेड़ लकड़ियाँ जो भी सड़ जाती है वो उसके मट्टी के ऊपर ही जम जाती हैं। उसके ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, क्योंकि पत्ते गिरते हैं, फूल गिरते हैं, बीज गिरते हैं, फल गिरते हैं, सब क्या वनों से गिरते हैं, पेड़ पौधों से गिरते हैं। तो ऊपर की जो मिट्टी होती है, अपर लेयर ऑफ दैट सॉइल इज वेरी न्यूट्रिशनल एंड ऑर्गेनिक मैटर कंटेन। ठीक है, अच्छा। फॉरेस्ट सॉइल फ्रॉम वेयर इट इज़ नॉट टू हॉट एंड नॉट टू कोल्ड। और ज़्यादातर ये जो एरिया होती है वो क्या होती है, ना ज़्यादा गर्म होती है, ना ज़्यादा ठंड होती है। सॉइल दैट फॉर्म अंडर डिसीसियस फॉरेस्ट आर वेरी फर्टाइल। ये ज़्यादातर जो वनों के बीच में जो भूमियाँ मिलती है ये बहुत ही उर्वर होती है। उर्वर किस कारण के लिए होती है, बिकॉज उस पेड़ पौधे ज़्यादातर वेजिटेशन रहता है, वहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा रहते हैं, तो उससे गिरी जो बीज पत्ती लकड़ियाँ सब सड़ के वो ऊपर की जो ज़मीन है बहुत ही फर्टाइल कर देती है, बहुत ही उर्वर कर देती है। सो फॉरेस्ट सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर कल्टिवेशन। ओके, नाउ सॉइल दैट फॉर्म अंडर, ये तो हो गया फर्टिलाइज। सो हम किस टाइप ऑफ क्रॉप हम लोग, हाँ यहाँ वाला वेयर इट इज़ नॉट प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर लैंड। यह क्या होता है, बहुत ही फर्टाइल होता है, और एग्रीकल्चर मैंने जो कहा सिंचाई के लिए बहुत ही उपयोगी होती है ज़मीन, क्योंकि ये ज़मीन बहुत ही उर्वर होती है, फर्टाइल होती है। ओके, नाउ विच टाइप ऑफ क्रॉप्स आर ग्रोन देयर, कोकोनट। यहाँ कौन कौन से क्रॉप्स हम ग्रो कर सकते हैं, जैसे कोकोनट, बार्ली, स्पाइसेस, टी, कैशू, मेज, कैशू मतलब हम लोग जो काजू खाते हैं वो, कॉफ़ी, पाम एक्सेट्रा। ठीक है, तो हम ये टाइप ऑफ क्रॉप्स यहाँ ग्रो कर सकते हैं, ये करते हैं। ठीक है, अच्छा। विच स्टेट दिस टाइप ऑफ सॉइल वी फाउंड कवर अबाउट 40% ऑफ द टोटल लैंड। हमारे इंडिया में अगर यहाँ कहेंगे तो 40% ऑफ लैंड जो है वो फॉरेस्ट सॉइल से भरी हुई है, लेकिन कमी है कहने से अगर देखें तो ओनली 40%, ज़्यादा होने से और भी अच्छा होता है। ऑफ द टोटल लैंड फॉरेस्ट सॉइल इज फाउंड इन हिमाचल प्रदेश। कहाँ का मिलती है, देखो कौन से स्टेट में हमारे इंडिया में मिलती है, दैट इज इन हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, नागालैंड, असम, मेघालय, उड़ीसा, अरुणाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरला, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, मिजोरम एंड मणिपुर। ओके, these are the states where this forest soil is found. Okay, it is also found in deltas of different river. Deltas of different rivers, तो कुछ नदियों के पास जो डेल्टा तैयार होती है वहाँ भी ये फॉरेस्ट सॉइल पाई जाती है, क्योंकि वहाँ भी वेजिटेशन बहुत ज़्यादा रहता है। अच्छा, सच एज कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानंदी एंड इन पेनिसुलर इंडिया, ये सब नदियों के किनारे भी ये मिट्टी पाई जाती है। ये हम इंडिया के बारे में कह रहे हैं। ठीक है, ओके। मैंने इससे पहले यहाँ पढ़ा तो जो सिग्निफिकेंट जीरो होराइजन है, इसको हम थोड़ा सा वी हैव डिस्कस अबाउट दिस। ये थोड़ा प्रैक्टिकली करके मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज जीरो होराइजन। अच्छा, फर्स्ट वी ड्रॉ दिस लेयर ऑफ सॉइल। सो देयर आर 4 layers. Basically 3 layers are important, major layers are 3, and we have draw this zero horizon. This is only for the forest soil. जब forest soil की बात होती है तो ये zero horizon आता है। सबसे पहले कि हमने ये ड्रॉ कर लिया है, ये this is a layer of soil. Okay, first one is A. हाँ, now we are
discuss about this zero horizon. What is zero horizon? That is found in forest soil. Okay, so first of all we draw this, the three major layer, four layers of soil. Okay, here we grow some vegetation, जैसे घास या पेड़ पौधे कुछ भी आप उगा लो. सोच लो ये मिट्टी का एक स्तर है और उसके ऊपर जो ज़मीन है जो हमको दिखती है, द अपर लेयर ऑफ दैट पार्ट, वो हमने वहाँ कुछ वेजिटेशन या घास फूस या पेड़ पौधे उगा लिए हैं. ठीक है, तो फर्स्ट जो लेयर होता है, जो ये वाला लेयर जहाँ रूट थोड़ा सा गया है, इस लेयर में जहाँ वेजिटेशन डिकम्पोज होते हैं, मतलब कि ज़्यादातर यहाँ पेड़ पौधे, लकड़ी, फूल पौधे, बीज वगैरह जो यहाँ गिरते हैं, गिरने के बाद यहाँ जम जाते हैं. तो ये जो लेयर है मिट्टी का, मतलब दिस लेयर ऑफ सॉइल, दिस इज कॉल्ड जीरो होराइजन. बाय इसको कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर. जहाँ ये ऑर्गेनिक, ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर जैवीय पदार्थ हैं जो ज़्यादातर इस एरिया में, ऊपर वाली एरिया में गिरते हैं, मतलब कि मिट्टी की सतह एकदम अपर एरिया में गिरता है. ठीक है, इसका जो डेप्थ होता है वो कम होता है, डेप्थ कम होता है, लेकिन ये बहुत ही फर्टाइल होते हैं क्योंकि यही ज़्यादातर ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. और इसी एरिया को हम जीरो होराइजन व ऑर्गेनिक मैटर कहते हैं. और ये फाउंड इन फॉरेस्ट सॉइल, ये हमें फॉरेस्ट सॉइल में ही देखने को मिलता है. ओके, द सेकेंड पार्ट इज ए सरफेस, दैट इज कॉल्ड ए सरफेस, and this one is called B subsoil. Number C is substratum. Okay, the first is surface, subsoil and substraction. मतलब क्या होता है कि ये तीन मेजर पार्ट हैं जो A, B and C, ये थ्री आर द थ्री मेजर horizon of soil. But the zero, that is O, organic, this is forest soil. Okay, and number 4 is R. We represent R, that is bedrock. Only rocks are found in this layer, जो सबसे नीचे होता है. ठीक है, तो इसका मतलब फर्स्ट लेयर क्या हुआ, सरफेस, सेकंड लेयर हुआ सबसॉइल, और थर्ड लेयर जिसमें कंकर और मिट्टी जब ज़्यादातर रहते हैं उसको सबस्ट्रक्शन कहते हैं, सबस्ट्रैक्टम कहते हैं. ठीक है, तो यहाँ जो हम लोगों ने किया उसमें सबसे पहले जो रहेगा जिसमें ऑर्गेनिक मैटर रहता है उसको जीरो होराइजन कहते हैं. ये फॉरेस्ट सॉइल में मिलता है. और अदर जो सॉइल, जो भी हम सॉइल में पढ़ेंगे, इसमें ये थ्री पार्ट लेयर रहते ही हैं. और जो लास्ट लेयर होती है दैट वी रेफर आर, दैट इज बेड रॉक, वहाँ ज़्यादातर रॉक्स रहते हैं, वहाँ मिट्टी रहती नहीं. तो सबसे जो पहला ए सरफेस, वहाँ मिट्टी रहती है, जड़ें रहती हैं, पेड़ पौधों की जड़ें मतलब रूट रहती है. सेकेंड में रहता है जड़ें बहुत डीप तक जाती हैं. जो सी है इसमें मिट्टी और कंकर माने रॉक एंड सॉइल बोथ आर देयर, दिस वन. ओके, दैट इज थर्ड नंबर. और फोर्थ में ओनली बेड रॉक, मतलब ज़्यादातर सिर्फ चट्टाने मतलब कंकर पत्थर रहते हैं. ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं कि ए सरफेस क्या है. ये है अपर मोस्ट लेयर ऑफ सॉइल, जो दैट इज ए सरफेस. और दिस इज आफ्टर सरफेस जो है वो है बी, नंबर बी. और नंबर सी जो है ये बी के बाद आता है, जिसमें थोड़े से मिट्टी एंड थोड़े से कंकर भी रहते हैं. और लास्ट वाले में सिर्फ कंकर रहते हैं. ठीक है, तो हमको ये जीरो मतलब कि जो ओ ऑर्गेनिक मैटर या ओ होराइजन के बारे में समझ आ गया. समझ आया. Okay, now if you have regarding this any type of question regarding this soil, regarding this topic, regarding this chapter, you may ask. Okay, now bye.